पिछले 2 वीडियोस में मैंने कोटा का मेरा फर्स्ट इंप्रेशन और टीचर्स और क्लासेस के बारे में बात किया था। आज इस वीडियो के माध्यम से कोटा में मॉक टेस्ट का कल्चर कैसा है, यानी कि कोटा में मॉक टेस्ट जो एग्जाम का मॉक एग्जाम होता है, यानी कि उस एग्जाम के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसका कल्चर कैसा है वो जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम तथागत मुखर्जी है और मैं कोलकाता मेडिकल कॉलेज में अंतिम वर्ष का एक छात्र हूं। तो देखिए, कोटा में जो टेस्ट का कल्चर है वो मैं एलन की रेस्पेक्ट पे बताऊंगा, क्योंकि एलन में ही मैंने पढ़ा था और बाकी जो कोचिंग संस्थान है वो उनका जो टेस्ट कल्चर है वो मतलब एलन के आसपास ही लगभग रहता है। तो टेस्ट 2 टाइप के लिए जाते हैं, शुरुआत में माइनर और बाद में मेजर। तो देखिए, माइनर टेस्ट क्या होता है, ये काइंड ऑफ पार्ट टेस्ट होता है। पर एक फैक्ट है, इधर जितने भी बैच है उन बैचेस का जो माइनर टेस्ट होता है उनका सिलेबस सबका अलग अलग होता है। यानी कि कोटा में जितने भी बैच चल रहे हैं सबको अलग अलग पढ़ाया जाता है टीचर्स के अनुसार। जैसे कि मान लीजिए किसी बैच का नाम, जैसे कि मेरा बैच का नाम था MAZL5B, तो इस बैच को शुरुआत में शायद फिजिक्स का मैकेनिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे ही एक दूसरा बैच है जहां पे शायद शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया जा रहा है। मैं रिपीटर्स की रेस्पेक्ट पे बात करता हूं। तो मतलब जिस अलग अलग बैच का अलग अलग टेस्ट पैटर्न होता है और माइनर टेस्ट के जो सवाल होते हैं वो कोरेस्पॉन्डिंग टीचर्स मतलब क्वेश्चन करते हैं। लाइक मान लीजिए इस बार फिजिक्स में हमको 3 टॉपिक पढ़ाया गया है, मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इन 3 टॉपिक्स के अगर अलग अलग टीचर है तो वो टीचर मिलके फिजिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसे ही केमिस्ट्री का जिन टीचर ने पढ़ाया उन्होंने क्वेश्चन बनाया और बायो का जिसने पढ़ाया उन्होंने ही क्वेश्चन बनाया। तो ऐसे माइनर टेस्ट को लिया जाता है, वही लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और टेस्ट में वही से सवाल पूछे जाते हैं। अब माइनर टेस्ट में शुरुआत में तो बहुत आसान रहते हैं, क्योंकि शुरुआत में ना स्लो बहुत पढ़ाते हैं, लाइक बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। और पहला मॉक टेस्ट जो होता है वो 21 दिन बाद होता है। पहला मतलब शुरुआत में कोटा में क्या होता है कि हर 21 दिन छोड़कर टेस्ट होता है। मान लीजिए आपका क्लास डे 0 से शुरुआत हुआ तो डे 21 में आपका पहला टेस्ट होगा, डे 42 में आपका दूसरा टेस्ट होगा। सारे ही माइनर टेस्ट हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक ट्रिक्स है। डे 1 से डे 21 तक जितना पढ़ाया गया, इस चीज का जो सवाल है वो डे 22 वाले दिन के जो टेस्ट होंगे उन पर पूछे जाएंगे। जनरली ये संडे को लिया जाता है, हर टेस्ट संडे को ही होता है शुरुआत में। अब जो आपको डे 23 से डे 42 तक या कि डे 43 तक पढ़ाया जा रहा है नेक्स्ट 21 डेज या 20 डेज में, उसके साथ साथ प्रीवियस जो टेस्ट का सिलेबस है वो भी ऐड होता जाएगा। मान लीजिए कि इसका भी लाइक 30-40% इस टेस्ट के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब यहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अब ऐसे ऐड होता जाएगा। तो शुरुआत में जो टेस्ट का प्रेशर है वो बहुत ही कम रहता है और धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ता जाता है और जो पढ़ाने की गति है वो भी बढ़ जाती है। इसीलिए सिलेबस का बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। और बीच बीच में रिव्यू टेस्ट भी होता है। मान लीजिए कि 4 माइनर टेस्ट हुआ, उसका जो मतलब सिलेबस है उसको मिलाकर आपका एक रिव्यू टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे ही शुरुआत के जो माइनर टेस्ट होते हैं उस पे तो बहुत आपको आसान लगेगा कि आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आ रहा है। शुरुआत में तो बहुत बच्चों का 600 प्लस स्कोर, मैं 600 प्लस को एक स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूं, वो आता है। धीरे धीरे ये कम होता जाता है। लाइक शुरुआत में अगर 50 बच्चों के आ रहे हैं तो वो बाद में 40, 30, 20, 10, आखिरी में तो 4-5 बच्चे का ही 600 प्लस या 630-40 का स्कोर आता है। तो ये गया माइनर टेस्ट। अब माइनर टेस्ट लगभग 10 से 11 माइनर टेस्ट लिया जाता है। स्टैंडर्ड आप 10 मान के चलो कि 10 माइनर टेस्ट लिए जाएंगे। बीच में रिव्यू टेस्ट होता है और रिव्यू टेस्ट में माइनर के ही 3-4 माइनर टेस्ट का जो सिलेबस है उसको मिलाकर एक रिव्यू टेस्ट होगा। अब रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। माइनर टेस्ट जिस दिन होगा उसी दिन आपको आंसर की दिया जाएगा एलन के सेंटर से ही। आप घर पे जाके उसको मिलाओगे, लाइक दैट्स ऑफ नीट।
और फिर आपको रात में वो लोग लाइक ऐसे आंसर दे देंगे और मार्क्स आपका रैंक सब कुछ उसी दिन लगभग मिल जाता है। एक दिन या 2 दिन, मतलब कभी कभार एक दिन लग जाता है, जनरली उसी दिन या उसके अगले दिन मिल जाता है। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि लाइक शुरुआत में तो बहुत आसान रहता है और बाद में कठिन होता है। कठिन को मैं नेगेटिव नहीं कह सकता, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर आप वो एग्ज़ाम देने जा रहे हो और 26 लाख बच्चे अगर इतने कम संख्यक सरकारी सीट के लिए प्रतियोगिता कर रहे हैं, तो मतलब वो प्रेशर आपको लेना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट एक पॉजिटिव पॉइंट जो मैं मानता हूँ कि टेस्ट का जो पैटर्न है, आपको पूरा जो नीट का पैटर्न है उसी पे लिया जाता है। जैसे आप नीट की एग्जाम में लाइक OMR भरते हो, यही यहाँ पे भी ऐसे ही OMR भरना पड़ेगा। आप किसी दूसरे सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप सत्यार्थ बिल्डिंग पे पढ़ रहे हो, मैं सत्यार्थ बिल्डिंग पे पढ़ता था, तो मेरा जो टेस्ट होता था वो सत्यार्थ को छोड़ के किसी भी बिल्डिंग पे हो सकता है। तो लाइक नीट लाइक एग्जाम का जो एनवायरनमेंट है वो मिलता है। तो ये एक बहुत ही खास बात है और एक पॉजिटिव पॉइंट है टेस्ट के बारे में। अब आते हैं दूसरा टेस्ट, और एक टेस्ट है यहाँ पर जो दिवाली के बाद लिया जाता है। मतलब दिवाली का 7 दिन का छुट्टी रहता है, तो दिवाली के पहले तक जितना पढ़ाया गया वो सब मिलाकर एक टेस्ट होता है जो दिवाली के छुट्टी के जस्ट बाद लिया जाता है। और दिवाली के छुट्टी के बाद से ही ना जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब दिवाली के पहले तक थोड़ा स्लो चलते हैं और दिवाली के बाद फास्ट। अब देखिए, जब माइनर टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद शुरुआत होता है मेजर टेस्ट। अब मेजर टेस्ट होता क्या है? देखिए, माइनर टेस्ट जो होते हैं ना उनमें 1000 या फिर 1500 बच्चों का कंपटीशन होता है, लेकिन मेजर में क्या होता है कि एक फेज में जितने भी बच्चे एडमिशन लिए हैं उन सभी के बीच में वो एग्जाम होता है और बाद में पूरे आइलैंड में जितने बच्चे हैं उनके साथ आपका कंपटीशन होता है। जैसे कि मान लीजिए अचीवर फेज 3 में मैंने एडमिशन लिया। अब अचीवर फेज 3 को ऐसे 10 बैच में बांटा गया, 26 बैच में बांटा गया, 27 बैच में बांटा गया, बांट दिया। अब एक एक बैच के अंदर एक एक माइनर टेस्ट होता है। अब पूरा अचीवर फेज 3 का मेजर टेस्ट होता है। मेजर टेस्ट में फिक्स्ड शेड्यूल रहते हैं। पहले पूरे सिलेबस को वो लोग 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 6 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद क्या होता है, 1+2+3 का एक टेस्ट होता है, 4+5+6 का एक टेस्ट होता है। इसके बीच में शायद 1+2 3+4 5+6 का भी होता है, जिन लोगों का लाइक टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है। मान लीजिए जिनका सिलेबस जनवरी में खत्म हो गया तो उनका 1 2 टेस्ट हो गया, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया। अब फिर 1+2 का सिलेबस का एक टेस्ट होगा, 3+4 का एक टेस्ट होगा, 5+6 का एक होगा, फिर 1+2+3 का होगा, 4+5+6 का एक होगा। और फिर बाद में वो लाइक पूरे सिलेबस का आपका टेस्ट होगा। और मेजर टेस्ट के जो सवाल है वो पूरे फेज में सेम पूछे जाते हैं, तो आपको लाइक एक रियल टाइम रैंक, आपका पोजीशन जो है वो बहुत अच्छे से पता चलता है। एग्जाम नीट जैसे एग्जाम्स में मेजर टेस्ट तो काफी हेल्प करता है और मेजर टेस्ट के जो सवाल होते हैं बहुत आसान, मतलब जो नीट लेवल का सवाल होता है वही पूछे जाता है। लाइक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल की बहुत कठिन सवाल होता है ऐसा पूछा नहीं जाता। ये रहा टेस्ट का पॉजिटिव साइड, जहां पर आपको एक नीट एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट मिल रहा है। चाहे जेईई मेन हो, एडवांस हो, वहां पे भी एक ही टाइप का पैटर्न रहता है। शायद टेस्ट का पैटर्न अलग होता है, मुझे उतना नहीं पता है। तो बात यह है कि आपको एक सेम एग्जाम टाइप एनवायरनमेंट दिया जा रहा है जहां पर आप अपना रियल टाइम प्रिपरेशन जो है उसको जांच सकते हैं। लेकिन इस टेस्ट का कुछ नेगेटिव साइड भी है। टेस्ट का मैं नहीं मानता, ये मान लीजिए कि आप कोटा के एनवायरनमेंट का एक नेगेटिव साइड है। दिक्कत क्या होता है, मान लीजिए कि 1000 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1000 बच्चों में से जो तेज बच्चे होते हैं उनको तो चीजें आराम से पता चल जाता है। एक बैच की मैं बात कर रहा हूं, बैच को फिर 4 क्लासरूम में डिवाइड किया जाता है। जो ये चीज मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कि एक फेज में ऐसे 10 बैच हैं। अब एक बैच जैसे कि MAZL एक बैच कर लेते हैं। इस बैच में 1000 से 1200 बच्चे हैं। इस बैच को 4 क्लासरूम पे डिवाइड किया जाता है, MAZL A, B, C और D। अब इनके बीच में जो होता है माइनर टेस्ट होता है और बाद में मेजर टेस्ट। ये चीज रहता है पैटर्न।
तो देखिए, एक क्लासरूम में 300 बच्चे बैठे हैं, शुरुआत के ही कुछ बच्चे, और मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है या फिर वही तेज होते हैं, लेकिन मैं ऐसे जनरलाइज बात कर रहा हूं कि कुछ बच्चों का ही लगभग जो पढ़ा रहे हैं, जिस पेज से पढ़ा रहे हैं, उनको ग्रैस्प कर पाते हैं। अब देखिए, जितने भी बच्चे कोटा में आए हैं उन सभी का एक मतलब सपना रहता है कि वो अपने आप को डॉक्टर या इंजीनियर के रूप में प्रतिष्ठा करे, तो एक प्रेशर रहता है। और बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जिनका मम्मी पापा ने लोन लेकर और बहुत ही मतलब लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से वो आ रहे हैं कोटा में। ये मैं एक पॉजिटिव भी है कि उन लोगों को बहुत कम पैसों में एडमिशन भी दिया जाता है। मैं भी ऐसे कुछ बच्चों को जानता हूं जिनको कि बहुत कम पैसों में, लाइक उनके पास कोई ऐसा स्कॉलरशिप का एग्जाम का क्वालिफिकेशन नहीं है कि उस कोचिंग के एग्जाम्स में उन्होंने अच्छा किया है। जैसे कि एलन का मान लीजिए कि जो एग्जाम होता है, मुझे एग्जाम का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो उनमें अच्छा किया इसीलिए उनका एडमिशन मिला, नहीं, क्योंकि वो लोग थोड़े मतलब लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, उसी के बल पर उनको एडमिशन दिया जाता है। अब कुछ लोग तो कोप अप कर लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कि मिडिल क्लास से आ रहे हैं, बहुत सपना लेकर आ रहे हैं, और मम्मी पापा लोगों का भी प्रेशर रहता है। तो जिन बच्चों का टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ रहा है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो पूरा ही पूरा पॉजिटिव चल रहा है जिंदगी। लेकिन कुछ बच्चों का दिक्कत क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट से कोप अप नहीं कर पाते हैं, घर से बहुत दूर रह रहे हैं, इसलिए मतलब उस पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोग भटक जाते हैं। अब भटकते क्यों है? मान लीजिए आप टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट पे मार्क्स नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है ना, तो इसीलिए कुछ बच्चे भटक जाते हैं। तो यहीं पे सवाल आता है कि जिन बच्चों का टेस्ट पे मार्क्स अच्छा आ रहा है उनके लिए मतलब कोटा तो एकदम हेवन है। लाइक आपका टेस्ट में मार्क्स अच्छा आ रहा है ना, तो लाइक उन टीचर्स भी आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपको एक स्पेशल बैच पे भी एडमिशन दिया जाएगा जिसको कहते हैं एसआरजी बैच, स्पेशल रैंकर्स ग्रुप बैच। तो और लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम में मतलब मॉक टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है, वही बच्चे ज्यादातर डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कोटा में कोप अप नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग तो घर लौट जाते हैं और कुछ बच्चे एकदम अल्टीमेट स्टेप ले लेते हैं। तो यहाँ पर मतलब जिन बच्चों का थोड़ा भी मतलब नर्व स्ट्रांग नहीं है कि वो बुरी रिजल्ट को उतना अच्छे से हार को मान नहीं पाते, उनके लिए बड़ा दिक्कत वाला माहौल कोटा पैदा करता है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है कोटा में अगर देखा जाए तो अगर कोटा की जितने भी आप कोटा का नेगेटिव साइड सुन रहे हो कि टेस्ट पे मतलब सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, तो उनका जो है रूट कॉज देखा जाए ना, तो वो है टेस्ट पे मार्क्स ना आना। ये एकदम आप किसी भी जितने भी बच्चों ने अल्टीमेट स्टेप लिया है, घर लौट गया है कोटा से, कोटा में कोप अप नहीं कर पाए हैं। एनवायरनमेंट एक जरूर अच्छा रीजन मतलब बहुत बड़ा रीजन है, खाना पीना का भी एक रीजन है, लेकिन मेन जो रीजन है ना कि उनको वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका टेस्ट पे अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है। अब टेस्ट पे अच्छा मार्क्स क्यों नहीं आ रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है। देखिए, कुछ बच्चे ऐसे जाते हैं जिनका बेस बड़ा स्ट्रांग होता है, तो वो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाता है, लेकिन कुछ बच्चों का बेस उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो उनके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहला एक पॉइंट हुआ। दूसरा, आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करके आए हैं, तो वो टीचर जब सवाल पूछ रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, लेकिन आप उतना कर नहीं पा रहे हो, आप उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हो टीचर्स के सामने, तो एक आपको भी लाइक क्लास पे इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, तो आप उतना क्लास को मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। तीसरा, कोटा पे जो है ना किसी किसी जगह ऐसे बहुत रिपीटर्स हैं मतलब जो 3-4 साल से रिपीट कर रहे हैं, तो अगर कुछ बच्चे शुरुआत में ही जाके उनसे मिल जाते हैं ना, तो उनके मतलब पास आप एक नेगेटिव जैसा माहौल रहता है क्योंकि वो लोग बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने कोटा का जो नेगेटिव दिख है, जो नेगेटिव साइड है, उनको बहुत अच्छे से देखा है, तो वो उस बच्चे के अंदर कोटा को पूरा नेगेटिव ही अंदर रहता है, तो वो भी उस टीचर को अच्छे से मतलब कोटा को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, साथ ही साथ टीचर्स को भी उतना भाव नहीं देते हैं। 4 होता है कि टीचर्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं कि ये टीचर्स कैसा पढ़ा रहा है, वो टीचर कैसा पढ़ा रहा है, तो इन पे फिर अगर मान लो कि कोई टीचर उतना फेमस नहीं है, उनको पढ़ा रहे, तो बोलेगा कि यार इनसे क्या पढ़ेंगे, हम घर में पढ़ लेंगे। कुछ बच्चे तो क्लास जाना बंद कर देते हैं, और कुछ बच्चों के यार नहीं होता है ना, मतलब सबका थोड़ी होता है कि लाइक वो अपने मर्जी से थोड़ी आए हैं, वो अपने मम्मी पापा के प्रेशर से आए। तो इसी वजह से जिनका टेस्ट पे मार्क्स उतना अच्छा नहीं आता है
तो वो लोग ऐसे मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या तो कोटा छोड़ देते हैं। तो यही है। तो मैं अगर यहाँ पर एक पॉइंट पे मैं कुछ सजेशंस देना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप कोटा पे अभी हो और कोटा जाने का सोच रहे हो तो बस अपना देखो, मतलब कोटा पे जाकर बस अपना देखो अपना टेस्ट पे कितना मार्क्स आ रहा है। आपकी शुरुआत के टेस्ट में 300 आ रहे हैं, दूसरे बच्चे का 600 आ रहा है। उस बच्चे का क्या आ रहा है, उससे आपकी जिंदगी में कुछ बदलने नहीं वाला है। आपको 300 से अगले टेस्ट में 320 लाना है, 330 लाना है, 340 लाना है। अब एक बात सोचिए, ये एक रिजेक्शन एग्जाम है, मतलब 26 लाख बच्चों में से 25,50,000 बच्चों को रिजेक्ट करवाना है। तो सबका तो नहीं होगा ना। मैं ये मानता हूं कि 2 से 3 लाख बच्चे जो है वो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें भी 50,000 बच्चों का ही होगा। तो 2.5 लाख जो बच्चे हैं जिन्होंने सीरियसली ऑनेस्टली अपना 100% दिया है, उनका सिलेक्शन तो नहीं होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर एक ही पॉइंट, मतलब एक ही कंक्लूजन आता है। आपने ऑनेस्टली मतलब तैयारी की है, आपने अपना 100% दिया है, तो आपके साथ 2 ही चीज हो सकता है, या तो आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर आपके लिए कॉस्मोस ने कुछ अच्छा ही प्लान किया होगा। नीट कोई अल्टीमेट एग्जाम नहीं है कि लाइक आपने नीट पास कर लिया तो आपको बहुत कुछ बेहतरीन कुछ मिल जाएगा। नहीं, नीट पास करने से मतलब नीट पे अच्छा करने से एक डायरेक्शन मिलता है कि आप एमबीबीएस पे आ गए। आप अभी आपको जो एमबीबीएस की पढ़ाई है, मेडिकल की पढ़ाई है, उसको अच्छे से करना है, वो सोच आ जाता है। नीट क्लियर ना होने से ना तो आप थोड़ा भटके हुए हो। लेकिन ऐसा नहीं है, नीट को यूपीएससी टाइप का एग्जाम नहीं है कि आपने यूपीएससी क्रैक किया आप सीधा आईएएस ऑफिसर बन गए। लेकिन नीट के बीच में बहुत साल की पढ़ाई होती है। बहुत बच्चे तो एमबीबीएस छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई जो है उसको कोप अप नहीं कर पाते हैं, सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। तो नीट एमबीबीएस का जो एमबीबीएस की जो पढ़ाई है उस पर भी बहुत प्रेशर है। तो नीट कोई अल्टीमेट एग्जाम नहीं है और नीट पास करने से आपकी जिंदगी एकदम जीरो था हीरो हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये एक अच्छा एग्जाम है जो आपको एक अच्छी कैरियर ऑप्शन दे सकता है, बाकियों से आगे निकलवा सकता है। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हो, मैं मान के चल रहा हूं कि नीट या जेईई का ले रहे हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस पर अपने 100% देने की कोशिश करिए। ऑनेस्ट रहिए, इससे ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है। कोहली का वो एक कोट है ना कि जब उनको देना होगा तब देगा, तो यही सच्चाई है। जब कॉस्मोस को आपको देना होगा तभी वो आपको देगा। आप ऐसा भी हो सकता है ना कि आप डॉक्टर बनने के लिए मतलब नहीं आए हो, आप किसी बहुत और इससे बहुत अच्छा कुछ करने के लिए आए हो, तो वो भी हो सकता है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कुछ जानना है या फिर कुछ परामर्श देना है, विचार विमर्श करना है तो कमेंट कीजिए और किसी के साथ शेयर करना है तो शेयर कीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही कुछ वीडियो के लिए। धन्यवाद।